Hello everyone, this is Aarti and welcome to SR Education ऑनलाइन क्लासेस। गाइस लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीडीपी की मैराथन क्लास को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने चाइल्ड सेंटर एजुकेशन एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड टॉप 42 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने 21 क्वेश्चन पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में से जाके इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले जितने भी टीचिंग के एग्जाम है, चाहे टैट के एग्जाम है, सभी के पर्पज से इम्पोर्टेंट क्लास है। और पार्ट सेकंड में जो भी हमारे बचे हुए क्वेश्चन है, इसे हम लोग आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और गाइज अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। पीडीएफ आपको आसानी से टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग डिस्कस करते हैं। एक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप में समझने का मूल कारण क्या होता है? इसमें क्या है कि शिक्षक के द्वारा छात्रों के ऊपर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना और छात्रों को व्यक्तिगत रूप से समझना क्यों महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, ताकि उसकी क्षमताओं को समझने और विकसित करने में सहायता मिल सके और उसकी दुर्बलताओं की पहचान की जा सके, जहाँ पे भी छात्रों को सीखने में परेशानी उत्पन्न हो रही है। यह ऑप्शन सेकंड रहेगा, ताकि ये मालूम हो सके कि उसने कितना और क्या सीखा है, अतः वहीं से अनुदेशन आरंभ किया जा सके। यह ऑप्शन थर्ड रहेगा, शैक्षिक सिद्धांत और अभ्यास की दृष्टि से स्वयं को अद्यतित किया जा सके। यह ऑप्शन फोर रहेगा, ताकि उसे सामाजिक रूप में समझा जा सके और शैक्षिक प्रशासन सुगम यानी कि सरल बन सके। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। छात्रों के ऊपर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि जहाँ पे भी छात्रों को सीखने में परेशानियां उत्पन्न हो रही है, छात्रों का जो भी वीक एरिया है, उन सभी में इम्प्रूवमेंट करना, उन सभी परेशानियों को सॉल्व करना टीचर्स के द्वारा, ताकि छात्र आसानी से सीख सके और उस चीज को समझ पाए और जो भी शैक्षिक उद्देश्य उसे भी आसानी से प्राप्त किया जा सके। इसलिए छात्रों की एबिलिटी, छात्रों की कैपेबिलिटी के अनुसार ही उन्हें सिखाना चाहिए। इसलिए छात्रों के ऊपर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना और व्यक्तिगत रूप से छात्रों को समझना शिक्षक के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है। जैसी भी छात्रों को नीड होती है, जैसी भी छात्रों को आवश्यकता होती है, उसी के अनुसार ही सारी शिक्षण सामग्री या फिर शिक्षण योजना या फिर टीचिंग, उसी के अनुसार ही सारी प्लानिंग करनी चाहिए। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। तो इसलिए इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग डिस्कस करते हैं। यदि विद्यार्थियों ने समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है तो नीचे दिए गए कथनों में से 3 कथन ऐसे हैं जिन्हें अध्यापकों को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वह कौन सा? यानी कि 3 स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है और एक जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसका आपको आंसर करना है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा, उन्हें चाहिए कि विद्यालय को प्रौढ़ समाज की एक प्रतिकृति के रूप में प्रदान करे। यह ऑप्शन सेकंड रहेगा, उन्हें विद्यार्थियों की सांस्कृतिक धरोहर को जानना चाहिए। या ऑप्शन थर्ड रहेगा, उन्हें चाहिए कि विद्यालय क्रियाकलाप को सांस्कृतिक प्रतिरूपों से संबंधित करे। या ऑप्शन 4 रहेगा, उन्हें चाहिए कि व्यवहार को सामाजिक अन्योन्य क्रिया के लिए निर्देशित करे और उसका रिकॉर्ड रखे। तो गाइस यहाँ पे हमसे नहीं पूछा भाई नोट के बारे में पूछा भाई जो स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर रहेगा। उन्हें चाहिए कि विद्यालय को प्रौढ़ समाज की एक प्रतिकृति का रूप प्रदान करे। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग डिस्कस करते हैं। अधिगम को प्रभावशाली होने के लिए ये आवश्यक है कि के रूप में लक्ष्य अर्थपूर्ण हो। यानी कि अगर हमें अधिगम को इफेक्टिव तरीके से छात्रों तक पहुंचाना है, यानी कि जो उसका गोल है वो अर्थपूर्ण होना चाहिए। और जो गोल होता है वो अर्थपूर्ण क्यों होना चाहिए उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा, उसमें सम्मिलित बौद्धिक विचार या धारणा का होना जरूरी होता है। यह ऑप्शन सेकंड रहेगा, अध्येता की आवश्यकता और प्रयोजनों का ध्यान रखना चाहिए लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। यह ऑप्शन थर्ड रहेगा, विद्यालय की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए शिक्षक को। यह ऑप्शन 4 रहेगा, पाठ्यचर्यात्मक
उद्देश्य होने चाहिए। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा कि जो भी हम प्लानिंग करते हैं, जो भी हम लर्निंग प्रोवाइड करते हैं वो छात्रों की नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। छात्र को जिस तरीके से सीखना है, जिस तरीके से समझना है, हमें छात्रों की सारी आवश्यकताओं को, सारी नीड का ध्यान रखना चाहिए और उसी के अनुसार ही सारी प्लानिंग करनी चाहिए। तभी जो हमारी लर्निंग होती है, जो शिक्षा देने का एक पर्पस होता है, वो अच्छे से फुलफिल हो पाता है। और जो भी हमें प्लानिंग करनी है वो छात्रों को ध्यान में रखकर या बच्चों को ध्यान में रखकर ही करनी चाहिए। इसलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। यहाँ पे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव को सर्वश्रेष्ठ रूप में वर्णित करता है? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? आनुवंशिकता ये बताने के लिए कि हम किस सीमा तक जाएंगे एक मूलभूत निर्धारक है। यह ऑप्शन सेकंड रहेगा। आनुवंशिकता ये निर्धारित करता है कि हम कहां तक जा सकते हैं। यह ऑप्शन थर्ड रहेगा। आनुवंशिकता ये निर्धारित करता है कि हम कहां तक जाएंगे। यह ऑप्शन फोर रहेगा। आनुवंशिकता ये बताने के लिए है कि हम किस सीमा तक जा सकते हैं एक मूलभूत निर्धारक है। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर रहेगा। यानी कि जो हेरिडिटी के द्वारा ये बताया जाता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते और किस सीमा तक हम किसी भी चीज को सीख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होते हैं वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट। हेरिडिटी या आनुवंशिकता छात्रों को ये बताने के लिए जरूरी होता है कि किस सीमा तक छात्र किस कार्य को कर सकते हैं और उसी के अनुसार ही छात्र उस प्रकार से सीख पाते हैं और उसी के अनुसार ही उनमें जो सीखने के प्रति जो इंटरेस्ट है, जो रुझान है वो भी विकसित हो पाते हैं। और छात्रों के सीखने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों की होती है। जिस तरीके से छात्रों में हेरिडिटी डेवलप होती है और जिस तरीके से छात्रों को हम सीखने का परिवेश देते हैं, छात्रों में सीखने के प्रति जो रुचि है और छात्र जो होते हैं वो उसी प्रकार से सीख पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर रहेगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग डिस्कस करते हैं। जब विद्यालयी बच्चे शरारती, विस्फोट, विद्रोही अथवा भाव शून्य हो जाए तो अध्यापक को सर्वप्रथम ध्यान देना चाहिए। यानी कि जब इस प्रकार से छात्र अगर शरारत करते हैं तो सबसे पहले टीचर को किस बात पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट में का निर्धारित कार्य की उपयोगिता तथा बच्चों से की गई अपेक्षाओं की ओर टीचर को ध्यान देना चाहिए। यह ऑप्शन सेकंड रहेगा। कक्षा की समाज में संरचना की ओर ध्यान देना चाहिए। यह ऑप्शन थर्ड रहेगा। घर और समुदाय को गुप्त रूप में दुर्बल बनाने वाले प्रभाव की ओर ध्यान देना चाहिए अध्यापक को। यह ऑप्शन फोर रहेगा। उसके घर के वातावरण की ओर जहां से बच्चा आता है उसका पता लगाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा हमारा। निर्धारित कार्य की उपयोगिता तथा बच्चों से की गई अपेक्षाओं की ओर ध्यान देना। यानी कि बच्चे जो इस तरीके की क्लास में शरारत करते हैं, जिस तरीके से बच्चों से अपेक्षा की जाती है, जिस तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है, उसी के अनुसार ही छात्र इस प्रकार की शरारत करते हैं। जैसे हम अपेक्षा करेंगे, जैसा हम छात्रों को सिखाएंगे, छात्र बदले में वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रभावी और स्थायी अधिगम के लिए अधिगमकर्ता में क्या होना चाहिए जिससे कि जो लर्निंग है वो प्रभावशाली तरीके से छात्र तक पहुंच पाए और जो लर्निंग है वो लॉन्ग टाइम तक छात्र उसे धारण कर सके। ऑप्शन फर्स्ट रहेगा। अधिगम की योग्यता का ध्यान रखना चाहिए। यह ऑप्शन सेकंड रहेगा। अधिगम को ज्यादा से ज्यादा अवसर देने चाहिए। यह ऑप्शन थर्ड रहेगा। समझने की योग्यता होनी चाहिए। यह ऑप्शन फोर रहेगा। अभिप्रेरण और धारण योग्यता होनी चाहिए। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर रहेगा। टीचर को पढ़ाते पढ़ाते छात्रों के अंदर मोटिवेशन की भावना को भी डेवलप करना चाहिए। जहाँ पे छात्र नहीं सीख पाते, जहाँ पे सीखने में उन्हें परेशानी आती है, तो टीचर के द्वारा मोटिवेट भी छात्रों को किया जाना चाहिए। उनकी एबिलिटी, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी नीड के अनुसार ही सारी जो प्लानिंग है, जो लर्निंग है, वो छात्रों को प्रोवाइड करनी चाहिए। और इसके साथ साथ छात्र कितना याद कर पाते, कितना उस चीज को धारण कर पाते, इसका भी समय समय पे इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए। और जब छात्रों को उस
या नॉलेज की जरूरत हो तो छात्र कितनी जल्दी उसे आसानी से रिकॉल कर पाते हैं। तो जब सारी जो प्लानिंग है वो छात्रों के अकॉर्डिंग होगी तो छात्र आसानी से सीख भी पाएंगे, उनका जो सीखने के प्रति इंटरेस्ट है वो भी अच्छे से डेवलप हो पाएगा और किसी भी चीज को लॉन्ग समय तक उस ज्ञान को वो विकसित कर पाएंगे और आसानी से भूलेंगे भी नहीं। तो जब भी जो लर्निंग होनी चाहिए वो छात्रों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और छात्रों के ऊपर व्यक्तिगत रूप से शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 28 को हम लोग डिस्कस करते हैं। समान शैक्षिक अवसर नामक सूक्ति का भारतीय संदर्भ में क्या अभिप्राय है, जिसके द्वारा छात्रों को समान या इक्वल तरीके से जो शैक्षिक अवसर है, जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है वो प्रदान की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा सभी बच्चों के लिए शैक्षिक सुलभता के समान अवसर देने चाहिए, या ऑप्शन सेकंड रहेगा प्रत्येक बालक के लिए उपलब्ध शिक्षा के प्रकार की समानता होनी चाहिए, या ऑप्शन थर्ड रहेगा प्रत्येक बालक के लिए समान शैक्षिक मानक निर्धारित होनी चाहिए, या ऑप्शन 4 रहेगा उस प्रकार की शिक्षा जिसके लिए कोई बालक सर्वाधिक योग्य है को प्राप्त करने की समान अवसर प्रदान करनी चाहिए। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उस प्रकार की शिक्षा जिसके लिए बालक सर्वाधिक योग्य है। छात्रों में उस शिक्षा के प्रति जो एबिलिटी है, जो कैपेबिलिटी है, जो इंटरेस्ट है वो जब डेवलप होता है तो छात्रों को उस चीज में ज्यादा से ज्यादा हमें समान अवसर प्रदान करने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करनी चाहिए, ताकि छात्र उस चीज में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए और आसानी से सीख पाए, ताकि उसमें उस चीज के प्रति जो स्किल है, जो कौशल है वो भी आसानी से डेवलप हो पाए। तो छात्रों में जिस तरीके से इंटरेस्ट होता है सीखने के प्रति, हमें छात्रों को उसी तरीके से सिखाना चाहिए और उसी तरीके से ही हमें छात्रों को सीखने के अवसर भी प्रदान करने चाहिए। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग डिस्कस करते हैं। शिक्षा का क्या अर्थ है, एजुकेशन से क्या तात्पर्य, या फिर एजुकेशन की क्या मीनिंग है, या फिर एजुकेशन से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में का विद्यालय में दिया जाने वाला ज्ञान को ही हम शिक्षा कहते हैं, या ऑप्शन सेकंड रहेगा बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा का अर्थ होता है, या ऑप्शन थर्ड रहेगा बालक को साक्षर बनाना ही शिक्षा का अर्थ होता है, या ऑप्शन 4 रहेगा व्यवसाय के योग्य बनाना। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। जिस तरीके से भी छात्रों में सीखने के प्रति जो एबिलिटी होती है, जो कैपेसिटी होती है, जिस तरीके से छात्रों में सीखने के प्रति जो स्ट्रेंथ होती है, जो पावर होती है, छात्रों के अंदर उन्हीं जन्मजात शक्तियों का विकास करना जरूरी होता है शिक्षा के द्वारा, ताकि छात्र उस चीज में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए और आसानी से सीख पाए। तो छात्रों की जन्मजात शक्तियों के अकॉर्डिंग ही हमें जो शिक्षा है वो छात्रों को प्रदान करनी चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग डिस्कस करते हैं। सीखने में सबसे अधिक भूमिका होती है किस चीज की? ऑप्शन फर्स्ट में का देखने की भूमिका ज्यादा होती है सीखने में, या ऑप्शन सेकंड है का सुनने की भूमिका ज्यादा होती है सीखने में, या ऑप्शन थर्ड है का सूंघने की भूमिका ज्यादा होती है सीखने में, या ऑप्शन 4 है का स्पर्श करने की भूमिका ज्यादा होती है सीखने में। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा हमारा, देखने की भूमिका ज्यादा होती है जिसके कारण छात्र आसानी से सीख पाते हैं। जब छात्र अध्यापक को कुछ चीज करते हुए देखते हैं, क्लास में कोई एक्सपेरिमेंट करते हुए देखते तो छात्र उसे आसानी से सीख भी पाते हैं और उसे ग्रहण भी कर पाते हैं, और उसके बाद छात्र उस चीज को खुद करने की कोशिश भी करते हैं। यानी कि छात्र को जो भी ज्ञान देना है, जो भी लर्निंग देंगे, वो लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा ही छात्रों को सिखाना चाहिए, जिससे कि छात्रों में जो ज्ञान है वो स्थायी हो सके, वो लॉन्ग समय तक छात्र उस ज्ञान को आसानी से स्थापित कर पाए। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 31 को हम लोग डिस्कस करते हैं। व्यक्तित्व भिन्नता का क्या अर्थ होता है? इसमें आपको बताने की इंडिविजुअल डिफरेंसेस से क्या तात्पर्य, या फिर व्यक्तिगत भिन्नता से क्या तात्पर्य होता है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना,
या ऑप्शन सेकंड रहेगा कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। या ऑप्शन थर्ड रहेगा कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। या ऑप्शन फोर रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आंसर तो वैसे ही गलत है। इसका जो राइट आंसर रहेगा व्यक्तिगत भिन्नता से रिलेटेड, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान नहीं होते, ना ही उनमें सीखने के प्रति जो इंटरेस्ट है, जो रुझान है, वो एक जैसा होता है। सभी छात्रों में सीखने के प्रति जो इंटरेस्ट है, जो छात्रों का फिजिकल डेवलपमेंट है, जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो इमोशनल डेवलपमेंट है, वो सभी छात्रों का अलग अलग होता है। तो यही जो कारण है वो व्यक्तिगत भिन्नता के कारण ही होता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 32 को हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? इसमें कहा कि जो प्रगतिशील शिक्षा होती है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है, वो किस चीज से ज्यादा संबंधित होती है? या फिर प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर जो स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट रहेगी। ऑप्शन फर्स्ट में कहा अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। या ऑप्शन सेकंड रहेगा परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। या ऑप्शन थर्ड रहेगा शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। या ऑप्शन फोर रहेगा ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर रहेगा ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। प्रगतिशील शिक्षा के अंदर छात्रों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस दिया जाता है, यानी कि जो नॉलेज होती है वो प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा छात्र सीखते हैं और उसके साथ साथ छात्रों को अध्यापक और जो उनके सहयोगी होते हैं, जो मित्र होते हैं, उनसे भी शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर रहेगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 33 को हम लोग डिस्कस करते हैं। कक्षा में विद्यार्थी के व्यक्तित्व विभेद क्या होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट में कहा अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। या ऑप्शन सेकंड रहेगा लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। या ऑप्शन थर्ड रहेगा लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। या ऑप्शन फोर रहेगा हानिकारक है क्योंकि इनमें विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होता है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर रहेगा लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करता है और उसी के अनुसार ही जो अध्यापक है, जो शिक्षक है, वो छात्रों को उनकी नीड, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ही सिखा पाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 34 को हम लोग डिस्कस करते हैं। व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? ऑप्शन फर्स्ट में कहा सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एकरूप बनाने में। या ऑप्शन सेकंड रहेगा सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आंकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। या ऑप्शन थर्ड रहेगा पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। या ऑप्शन फोर रहेगा व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आंकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में काफी मदद करता है और उसी के अनुसार ही शिक्षक कक्षा में छात्रों को सिखा पाते हैं और व्यक्तिगत रूप से उन्हें आसानी से समझ भी पाते हैं। इसलिए शिक्षक को छात्रों के व्यक्तिगत अंतर का ज्ञान होना भी जरूरी होता है। जो भी छात्र जिस तरीके से सीखना चाहता है, जिस तरीके से उन्हें सीखने में इंटरेस्ट है, छात्र को उसी प्रकार से ही शिक्षक को सिखाना चाहिए और जो भी प्लानिंग होनी चाहिए वो छात्रों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। या फिर जिस भी हम मेथड का यूज करते हैं, जो भी हम टेक्निक का यूज करते हैं अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए या फिर ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करते हैं, वो भी प्रत्येक छात्रों को ध्यान में ही रखकर करना चाहिए जिससे कि क्लास के सभी छात्र वो आसानी से सीख पाए।
जैसे हम एग्जाम्पल लेते, अगर आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट है, 30 के 30 स्टूडेंट जो है वो ऐसे नहीं है कि सभी टैलेंटेड हो, सभी एवरेज हो, सभी स्लो लर्नर्स हो। तो यहाँ पे कुछ टैलेंटेड होंगे, कुछ एवरेज होंगे, कुछ स्लो लर्नर्स होंगे। तो हमें इन सभी प्रकार के जो छात्र है उन्हें सिखाना है। तो जो भी हम प्लानिंग करें वो सभी छात्रों को ध्यान में रखकर करें, ताकि सभी क्लास के जो छात्र है वो आसानी से सीख भी पाए, और जिस पर्पज से हमें छात्रों को सिखाना है उनके उद्देश्यों की भी प्राप्ति आसानी से क्लास में करी जा सके। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 35 को हम लोग डिस्कस करते हैं। एक मिश्र समता समूह का आधार क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट में का आर्थिक स्थिति, ऑप्शन सेकंड में का लिंग और उम्र, या ऑप्शन थर्ड है का सामाजिक स्तर, या ऑप्शन फोर है का ज्ञान और निपुणता। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर है ज्ञान और निपुणता, यानी कि नॉलेज एंड स्किल। क्योंकि सभी बच्चों का जो ज्ञान है, जो सीखने का कौशल है, वो सभी का अलग अलग होता है, और सभी बच्चे अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपनी एबिलिटी के अनुसार और अपने कैपेबिलिटी के अनुसार ही सीख पाते हैं। जिस तरीके से हम बच्चों को परिवेश देते हैं सीखने के प्रति, जिस तरीके से हम छात्रों को सिखाते हैं, छात्रों का ज्ञान और छात्रों में जो स्किल है वो उसी तरीके से डेवलप हो पाती है। तो इसलिए हमें छात्रों को ज्यादा से ज्यादा सीखने का परिवेश प्रदान करना चाहिए, जिससे कि क्लास के सभी छात्र आसानी से सीख पाए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 36 को हम लोग डिस्कस करते हैं। बच्चों के अधिगम को सुगम यानी कि सरल बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यानी कि इसमें जो 3 स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट है, और एक स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट है। जो इनकरेक्ट है उसका आपको आंसर देना है, क्योंकि इसमें नहीं या फिर नॉट ट्रू के बारे में पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी नॉट ट्रू है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, या ऑप्शन सेकंड रहेगा बच्चों को स्वीकार करना, या ऑप्शन थर्ड रहेगा अध्यापकों का सकारात्मक रूप होना, या ऑप्शन फोर रहेगा बच्चों के प्रयासों की स्वीकृति। तो गाइस हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, क्योंकि हमसे यहाँ पे नहीं स्टेटमेंट पूछा है, जो स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। अब ऐसा नहीं कि जो भी छात्र है वो अध्यापकों के अनुसार ही कार्य करे, जिस तरीके से अध्यापक चाहते हैं छात्रों से कार्य करवाना, छात्र उसी प्रकार से कार्य करे। तो यहाँ पे टीचर्स ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, यहाँ पे बच्चा ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है वो कैसी है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है। इसलिए जो भी प्लानिंग करनी है, जो भी लर्निंग प्रोवाइड करनी है, जो भी शिक्षण प्रदान करना है, वो छात्रों को ध्यान में रखकर ही करना है। यहाँ पे सारी जो प्लानिंग है वो अध्यापक को छात्रों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए, क्योंकि छात्रों की जैसे नीड होती है, जैसी आवश्यकता होती है सीखने के प्रति, जैसा उनमें इंटरेस्ट होता है सीखने के प्रति, अध्यापक को वैसे ही छात्रों को सिखाना चाहिए। तो इसका आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमसे इनकरेक्ट पूछी थी। इनकरेक्ट में हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 37 को हम लोग डिस्कस करते हैं। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। इसमें आपको बताने कि एक प्रभावशाली अध्यापिका या फिर एक प्रभावशाली टीचर होने के लिए कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट में का समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना चाहिए, या ऑप्शन सेकंड है का विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, या ऑप्शन थर्ड है का प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना शिक्षक को, या ऑप्शन फोर है का पुस्तक से उत्तरों को लिखवाने पर बल देना। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा, प्रत्येक बच्चों के संपर्क में रहना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक प्रभावशाली अध्यापक बनने के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, व्यक्तिगत रूप से अटेंशन देना टीचर्स को काफी इम्पोर्टेंट होता है। तभी जो बच्चा है वो सीखने के प्रति इंटरेस्ट भी दिखा पाता है और टीचर्स की बातों को सुन भी पाता है। तभी जो क्लास के बच्चे हैं वो टीचर को अच्छे से समझ भी पाते हैं। बच्चों की जैसे नीड होती है, जैसी आवश्यकता होती है, बच्चों को जहाँ पे भी सीखने में कोई परेशानी आती है, जो बाधा उत्पन्न होती है, सभी बच्चों की दूर की जानी चाहिए, जिससे कि बच्चों का जो ट्रस्ट है टीचर के प्रति वो अच्छे से विकसित हो पाए और बच्चे टीचर्स को अच्छे से समझ भी पाए। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को हम लोग डिस्कस करते हैं। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के
संदर्भ से भिन्न होते हैं, ये सिद्धांत संबंधित है। यानी कि इसमें कहें कि हम सभी जो होते हैं अपनी बुद्धि के आधार पर, अपनी प्रेरणा के आधार पर, अपनी अभिरुचि के आधार पर सभी से एक दूसरे में अलग होते हैं। ये जो सिद्धांत है, ये किस सिद्धांत के कारण ऐसा होता है कि हम में इतनी भिन्नता पाई जाती है? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, वृद्धि के सिद्धांत से। ऑप्शन सेकंड में क्या है, वंशानुक्रम से। या ऑप्शन थर्ड है पर्यावरण से। या ऑप्शन फोर है व्यक्तित्व भिन्नता से। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। व्यक्तित्व भिन्नता के सिद्धांत के कारण या इंडिविजुअल डिफरेंसेस प्रिंसिपल के कारण ही सभी जो व्यक्ति है, सभी जो मानव है, वो बुद्धि के आधार पर, इंटेलिजेंस के आधार पर, मोटिवेशन के आधार पर, अपने इंटरेस्ट के आधार पर सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये जो कारण है वो व्यक्तित्व भिन्नता के कारण ही ऐसा होता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 39 को हम लोग डिस्कस करते हैं। एक शिक्षिका अमृता विभिन्न तत्वों की मदद लेती है, जैसे कि चार्ट बनाना, ग्राफ, चित्र, सूचनाएं एकत्र करना तथा उन्हें छात्रों के जोड़े तथा समूह बनाकर प्रस्तुत करना। ये अनुभेदित अनुदेशन है। यानी कि इस प्रकार का जो अनुदेशन है वो कौन सा अनुदेशन होता है जिसके द्वारा शिक्षिका इतने सारे एलिमेंट्स का प्रयोग करती है अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, उसके अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। या ऑप्शन सेकंड है केवल बुद्धिमान छात्रों की मदद करता है। या ऑप्शन थर्ड है छात्रों को आंकलन हेतु तैयार करने का उत्तम तरीका है। या ऑप्शन फोर है बहुआयामी बुद्धि वाले छात्रों द्वारा अच्छा निष्पादन करने और अच्छा सीखने में मददगार है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। टीचर्स के द्वारा इतने सारे तत्वों का जो प्रयोग किया जा रहा है अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, वो इसलिए किया जा रहा है कि बहुआयामी बुद्धि वाले छात्रों द्वारा अच्छा निष्पादन हो सके और अच्छा सीखने में मददगार हो सके। यानी छात्र को इन सभी के द्वारा अच्छे प्रकार से इफेक्टिव तरीके से छात्रों को सिखाया जा सके, ताकि जो टीचिंग है वो इफेक्टिव तरीके से छात्रों तक पहुंच पाए और छात्रों को सिखाने का जो एक शैक्षिक उद्देश्य है उसे भी क्लास में आसानी से प्राप्त किया जा सके और क्लास के सभी जो छात्र हैं वो इंटरेस्ट लेके आसानी से सीख पाए, कोई भी छात्र सीखने में पिछड़ा ना रह जाए। इसलिए शिक्षिका के द्वारा इतनी सारी चीजों को शामिल किया जा रहा है ताकि उनकी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव तरीके से छात्रों तक पहुंच पाए आसानी से। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 40 को हम लोग डिस्कस करते हैं। कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए, यानी कि क्लास के अंदर अध्यापक को छात्रों के साथ एक अच्छा संबंध, एक अच्छा रिलेशन को बनाना है। तो टीचर को क्या करना चाहिए जिससे कि जो विद्यार्थी है वो टीचर पे ट्रस्ट कर पाए और आसानी से टीचर की सारी बात को समझ भी पाए। ऑप्शन फर्स्ट में का सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करे। या ऑप्शन सेकंड रहेगा अच्छे से बात करे। या ऑप्शन थर्ड रहेगा बच्चों से प्यार करे। या ऑप्शन 4 रहेगा व्यक्तिगत ध्यान दे। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। टीचर्स को सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो इंडिविजुअल अटेंशन दे रहे हैं, यानी कि बच्चों की जैसी नीड होती है, बच्चे की जैसी आवश्यकता होती है या फिर बच्चों को सीखने में जहाँ पे भी बाधा उत्पन्न होती है बच्चों के ऊपर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना, व्यक्तिगत रूप से अटेंशन देना और व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान करना और उन्हीं के अकॉर्डिंग ही छात्रों को सिखाना। तो अभी जो छात्र है वो आसानी से सीख भी पाते हैं और समझ भी पाते हैं और टीचर्स के ऊपर भरोसा भी कर पाते हैं और जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है सीखने में, जहाँ पे भी कठिनाई होती है, वो बेझिझक और बिना किसी डर के टीचर से अपनी जो बातें है वो भी शेयर कर पाते हैं और अपनी जो प्रॉब्लम है, अपनी जो समस्या है उसे भी सुलझा पाते हैं। तो यहाँ पे टीचर्स को छात्रों के ऊपर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 41 को हम लोग डिस्कस करते हैं। अध्यापन का उद्देश्य होना चाहिए। इसमें क्या कि टीचिंग का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन फर्स्ट में कहा बच्चे की स्वाभाविक आशा और सीखने की योजना को बढ़ाना। या ऑप्शन सेकंड रहेगा पाठ्य पुस्तक से पाठ को पढ़ना। या ऑप्शन थर्ड रहेगा कक्षा कार्य, गृह कार्य, परियोजना कार्य देना और परीक्षाओं का आयोजन करना। या ऑप्शन 4 रहेगा, यानी कि जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में का है वो बिल्कुल करेक्ट का है। तो गाइस हमारी जो
टीचिंग देने का जो एक पर्पस होता है, जो उद्देश्य होता है, उसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। बच्चे की स्वाभाविक आशा और सीखने की योजना को बढ़ाना, ताकि छात्र आसानी से सीख पाए और छात्रों में जो स्किल है सीखने के प्रति उसे भी आसानी से विकसित कर पाए। इसीलिए ही हम छात्रों को शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार से ही हम छात्रों को सिखाते हैं, छात्रों की आवश्यकता के अनुसार ही। क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 42 को हम लोग डिस्कस करते हैं। अध्यापक द्वारा किसी विषय की विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? यानी कि इसमें जो स्टेटमेंट है वो 3 स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है और एक जो स्टेटमेंट है वो हमारी इनकरेक्ट है। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसका आपको आंसर देना है, जो मैचिंग नहीं करता इस स्टेटमेंट के साथ। ऑप्शन फर्स्ट ने कहा परीक्षा योजना, या ऑप्शन सेकंड ने कहा निर्धारित उद्देश्य, या ऑप्शन थर्ड रहेगा वर्तमान कक्षा की अवस्थाएं, या ऑप्शन 4 रहेगा विद्यार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर। तो गाइस हमारा जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा परीक्षा योजना। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं कि अध्यापक के द्वारा जो भी सिखाया जाए वो सिर्फ एक परीक्षा के पर्पस से ही छात्रों को सिखाया जाए। गाइस अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। पीडीएफ आपको आसानी से टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और उसके साथ साथ अब हम लोग ईवीएस की क्लास को भी स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।